नमस्कार दोस्तों। मैं त्रिभुवन चौहान हूं और एक बार आप लोगों के सामने फिर से कुछ अनियमितताओं पर बात करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे उन सभी तथ्यों के बारे में जो यूके ट्रिपल एससी से जुड़ी हुई हैं। कल हमने एक कदम उठाया था कि हम संतोष बडोनी जी से मिले, हम एस राजू जी से मिले और हमने सोचा था कि जिस तरह से चीजें हो रही हैं उनके संज्ञान में वो चीजें जरूर हैं, लेकिन उन पर कार्यवाही नहीं हो रही है। क्या कारण रहा उन कार्रवाइयों का ना होने का, उस पर भी चर्चा करेंगे। और जब तक आप सब लोग जुड़ रहे हैं, मैं थोड़ा सा आवाज एक बार चेक कर लेता हूं कि आप सब लोगों को आवाज परस्पर आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि जो आज का वीडियो है, जो आज हम बात करने वाले, ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसके यूके ट्रिपल एससी इनको डिनाई नहीं कर सकता फैक्ट। उससे पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, तमाम लोगों के मेरे पास मैसेजेस उन बच्चों के भी आ रहे हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है। उनका कहना है कि हम तकरीबन 700 बच्चे हैं जिन्होंने ये पेपर निकाला है और हमने बहुत मेहनत से ये पेपर निकाला है। मैं समझ सकता हूं भाइयों, आपने बहुत मेहनत की है यहां तक पहुंचने के लिए और हमारी लड़ाई आपके अगेंस्ट नहीं है। ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारी जो लड़ाई है वो आपके अगेंस्ट नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो है उस भ्रष्ट सिस्टम के अगेंस्ट जो इस पर काम कर रहा है, जो इस पर कार्रवाई कर रहा है। दरअसल ये सारी चीजें होती क्यों हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। पर उन तमाम लोगों को मैं बता देना चाहूंगा जिन्होंने ये पेपर निकाला है, भाइयों आपने बहुत मेहनत की है और आपने आपने अच्छे अंकों से उत्तीर्ण भी किया है, मेरिट लिस्ट में भी अपना नाम आगे बढ़ाया है। बहुत अच्छी बात है और कोशिश करूंगा कि मैं आज या कल में उन लोगों से भी मिलूं जिनके ये पेपर निकले हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना होगा भाई, जैसे आप लोगों ने मेहनत की है, कुछ और बच्चे भी थे जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की इस पेपर के लिए। अनफॉर्चुनेटली कालचक्र ऐसा घूमा और जो हमारा शासन है, या फिर यूं कहें जो बीच की जो दरारें भरी गई, या किसी एक व्यक्ति द्वारा इसको इस तरह से प्रभावित किया गया कि चीजें किसी के हक में नहीं हुई। मैं चाहूंगा आप ये वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कीजिएगा, सो दैट आज जो हम बात करने वाले हैं ये यूके ट्रिपल एससी के कानों तक जाए। एक चीज इन्होंने बड़ी अच्छे से बोली है कल कि हम उन सभी चीजों को आकलन करेंगे अगर कुछ तथ्य किसी के बारे में आते हैं। जैसे मेरा एक सिंपल सा प्रश्न मैंने संतोष बडोनी जी को पूछा था। मैंने पूछा था कि अगर आपके जानने वाला पड़ोस में एक बच्चा है जिसको आपने बचपन से देखा है और वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और उसका यूके ट्रिपल एससी क्लियर हो जाता है, तो आप क्या कहेंगे उस बारे में। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि इस तरह के मामलों में हम जांच जरूर करेंगे, लेकिन उन्होंने एक चीज ये भी कही कि हमें थोड़ा सा तथ्य मालूम होने चाहिए। जैसे तथ्य की बात करूं तो मैंने उनको ये भी बोला कि जो पिछली बार 8th नंबर पे थे, 2016 में जो 8th नंबर पे थे, वो अब की बार 2022 में 3rd नंबर पे हैं और बीच में जो उनका पेपर था उसमें उनके कुछ 46 मार्क्स आए हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे। तो उनका भी यही कहना था कि इस तरह के तथ्य अगर हम लेकर आते हैं तो जरूर उन पर चिंतन मंथन होगा और 15 दिन का टाइम दिया जाता है किसी भी एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद कि उसमें अगर कुछ अनियमितताएं हैं तो छात्र उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने अपनी ईमेल आईडी भी दी है और लेटर भी दिया है। आप लोग यकीन मानिएगा, जहां तक मुझे लगता है अगर आपके पास तथ्य भरपूर हैं तो चीजें होंगी। और मैं एक बार दोबारा उन सभी बच्चों से बात करूं जिनका ये पेपर निकला है, हम आपके अगेंस्ट नहीं है मेरे भाइयों। आप खाली ये सोचिएगा, जो बच्चे जिन्होंने बहुत मेहनत की और आपके बराबर ही मेहनत उन्होंने की, लेकिन उनका किसी अन्य वजह से आज ये पेपर अगर क्लियर नहीं हो पाया तो उनको क्या बीत रही होगी। तो ये एक बड़ी बात है। कुछ तथ्य मैं लेकर आ रहा हूं। एक डॉक्यूमेंट आपने कल शाम को देखा होगा कि किस तरह से ये पूरे हमारे सोशल मीडिया पर वायरल सा होता गया, जिसमें कि हमने देखा कि एक पति पत्नी का सिलेक्शन बताया जा रहा है। अब ये अनियमितता ही है, अब इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मैं ये भी मान सकता हूं कि वो पति पत्नी ने बहुत मेहनत की और उन्होंने ये पेपर निकाला, चलिए अच्छी बात है निकाला, लेकिन तथ्यों पर जांच जरूर होनी चाहिए। क्योंकि जो बच्चे पिछले 7-8 सालों से इसमें मेहनत कर रहे हैं, वो जब 68-70 पर अटक जा रहे हैं तो किस तरह से कोई एक व्यक्ति जो कि काफी सालों से दुबई में है, इस बात की जांच होनी चाहिए। पहले सबसे पहले हम किसी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं, इस बात की जांच होनी चाहिए। जो
कि हमें लगता है कि हाँ यार ये पॉसिबल नहीं है। कई ऐसी कुशल गृहिणियां हैं जिन्होंने कि अपने घरों पर ही अब तक काम किया, लेकिन उन्होंने यूकेएसएससी में अपना एक आयाम सेट किया है। तो ये सारी चीजें हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे, लेकिन आप सब लोगों को बता दूं कुछ तथ्य मेरे पास हैं और जो बिल्कुल एक सटीक तथ्य हैं। चाहे ये फैमिली, ये कपल का मामला हो या चाहे उन परिवार वालों का मामला हो जिनके भाई बहन निकले हैं। एक भाई का मुझे कल फोन जरूर आया था, कोई असवाल जी हैं, बाई चांस उनका और एक लड़की के पिताजी का नाम सेम है, तो वो कह रहे हैं कि हमें भी इसमें नाप दिया जा रहा है। तो हम क्षमा भी चाहते हैं असवाल जी, ऐसे कई और परिवार हो सकते हैं या ऐसे और भाई बहन हो सकते हैं या ऐसे दो और लोग हो सकते हैं जिनके पिताजी का नाम सेम हो और इससे भी कंफ्यूजन हो रही हो, तो उसके लिए हम क्षमा भी चाहेंगे। लेकिन जो अभी सिचुएशंस हैं करंट की, उनमें बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। अब हम बात करते हैं, जो एक इन्होंने चीज कही है कि हम क्वेश्चन पेपर को लेकर कोई चीजें नहीं लेंगे, लेकिन क्वेश्चन पेपर में ऐसी अनियमितताएं हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे और एक के बाद एक। मैं चाहूंगा आप ये सभी वीडियो को ना आगे शेयर भी करते रहिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी भी है उन सब लोगों के लिए जानना कि क्या कुछ अनियमितताएं थी। जैसे कि, और ये साफ साफ लगता है कि ये किसी को फायदा दिलाने के लिए किया गया। मैं एक बार फिर बोलूंगा और यूके इसको बहुत अच्छे से संज्ञान मिले कि ये जो कार्य किया गया है ये किसी को फायदा देने के लिए किया गया है। अगर एक आयोग इस तरह से परीक्षाएं संपन्न करवाता है, या फिर मैं यूं कहूं अगर जो आपके एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने ये कहा कि हमारे एक्सपर्ट जो अंतिम फैसला लेते हैं प्रश्न पत्र पर, हम उस तरह से चलते हैं। पर क्या आपके एक्सपर्ट्स गलत हैं, कितने गलत हैं, वो एक बहुत बड़ा तथ्य है। इन्होंने बोला कि सूत्रों के हिसाब से कौन सी बुक को रेफर करना है कि हमारे क्वेश्चंस आंसर सेम आए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, एक प्रश्न जो एक बहुत बड़ा प्रश्न था, जिसमें कि इन्होंने लिखा था कि योजना उड़ान वन योजना के तहत देहरादून से पंतनगर के बीच हवाई सेवा संचालित करने की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई थी। ये दोस्तों मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं पढ़ रहा हूं तो आपको ये नहीं लगना चाहिए। बट देन ये देखिएगा, एक चीज है इसमें, एक बहुत सिंपल सा नॉर्मल क्वेश्चन था कि पंतनगर से किस कंपनी को सेवाएं चलाने के लिए दी गई। जब पहली इनकी आंसर की आई तो इसमें से इनका ऑप्शन सी यानी कि डेक्कन एविएशन सही इन्होंने इंगित किया था, जो कि है भी। उसका तथ्य क्या है, ये मेरे पास एक अमर उजाला की कटिंग भी है। अमर उजाला ने उसी दिन ये एक खबर प्रेषित की थी अपने पेज पर। आप देखिएगा, ये उल्टा आपको दिख रहा होगा पर ये अमर उजाला लिखा हुआ है और इसमें लिखा है, यहां पर जो सर्कल किया हुआ है कि केंद्र सरकार की योजना उड़ान वन में देहरादून से पंतनगर के बीच हवाई सेवा शुरू करने की जिम्मेदारी डेक्कन एविएशन को दी गई है। यानी कि ये प्रश्न जितना पूछा गया था वो भी सही था और इसका ऑप्शन जो इन्होंने पहली की में दिया था वो सही था। इसके साथ साथ टाइम्स ऑफ इंडिया का भी एक हमारे पास पेपर है जिसमें यह लिखा हुआ है। सबसे बड़ी बात जो इसको सबूत मानते हैं, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की वेबसाइट पर भी ये इंगित है कि दिस पर्टिकुलर हैज बीन गिवन टू डेक्कन एयरवेज। तो यानी कि अब दरअसल हुआ क्या है, ये प्रश्न गलत आंसर इसका दे दिया गया। उसका कारण क्या हुआ, हो सकता है जिनको फायदा पहुंचना था उन्होंने ये प्रश्न या तो अटेम्प्ट नहीं किया था या इन्होंने गलत किया था। लेकिन इस प्रश्न को गलत करने के बाद एक बच्चे के अगर 1.25 नंबर या A1 पॉइंट जो भी इनका क्राइटेरिया है वो नंबर गलत हो जाते हैं तो उसकी रैंकिंग में बहुत फर्क पड़ता है। और ऐसे 2-3 युवाओं का पड़ा है। आज एक युवा ने इतनी मेहनत करके ये डॉक्यूमेंट तैयार किया है तो उसके दिल पर बहुत बीत रही होगी। मैं यूके को कहना चाहूंगा और ये साफ शब्दों में कहना चाहूंगा कि ये अनियमितताएं अगर आपने की हैं, इनका आंसर दें। जो एक्सपर्ट्स आप बात करते हैं कि हाँ ये हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा किया गया है, वो एक्सपर्ट्स कौन है? अगर एक्सपर्ट को इतनी सिंपल सी, जो कि अखबारों के पन्नों की एक हाईलाइट है, ये अगर किताबों में दी गई है, ये चीजें अगर हैं, तो फिर आपको कहां पर ये गलत लगा? क्यों इसका आंसर की में इसका आंसर बदला गया? ये बड़ी बात है। इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं कर दिया गया, जबकि आपके सामने आंसर की था, या फिर सामने वाले ने डी ऑप्शन चूज किया होगा जिसको आप आगे बढ़ाना चाहते थे। ये एक बड़ा तथ्य है, ये एक बड़ा पॉइंट है जो ये प्रूफ करता है कि कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ी हुई है। अब हम दूसरी तरफ जाएंगे। एक प्रश्न और है
कि ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरवाहों को क्या कहते हैं। एक प्रश्न आया था, बड़ा सा सिंपल सा प्रश्न था कि ऊंचे जो पहाड़ होते हैं वहां पर बुग्यालों पर जो चरवाहे होते हैं, अभी हम गढ़वाली आदमी हैं, हम उत्तराखंड के हैं, हमें सबको पता है कि क्या क्या नाम हो सकते हैं। जैसे कि पालसी एक बहुत आम सा नाम है, बकरवाल, पाथच, ये तीनों कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं। और चौथा जो ऑप्शन इसमें दिया गया था वो था उपर्युक्त सभी, यानी कि उपर्युक्त सभी सही आंसर था। और इसका स्रोत भी यहां पर है, ये देखिएगा, ये एक एनसीईआरटी की किताब की मेरे पास कॉपी है, एनसीईआरटी की एक बुक की कॉपी है जिसमें लिखा गया है ऊंचाई वाले बुग्यालों में डोरवा पारंपरिक वस्त्र पहनने वाले चरवाहों को पालसी या पाचे या बखरकाल या लवड़िया कहते हैं। ये एनसीईआरटी का है। इसका एक और स्रोत भी है जो कि एक बहुत अच्छे उत्तराखंड ईयर बुक, ये देखिएगा उत्तराखंड ईयर बुक में ये छपा हुआ है और उन्होंने भी लिखा हुआ है इसको कि ऊंचे बुग्यालों के क्षेत्र में डोरवा पारंपरिक वस्त्र पहनने वाले चरवाहों को पालसी कहा जाता है। इन्हें पाल्च, बकरवाल या फिर लवडिया भी कहा जाता है। ये पेज नंबर 204 पे है। तो ये इतने तथ्य बच्चों ने लेकर निकाले हैं। क्या जो हमारे एक्सपर्ट्स, सो कॉल्ड एक्सपर्ट जिनको हम कहते हैं, ये बहुत एक्सपर्ट हैं, इन्होंने अपने पेपर को इस तरह से, पहले तो ये पेपर जब डिजाइन करते हैं तो तभी समझ में आ जाना चाहिए कितने एक्सपर्ट हैं, और उसके बाद जब ये सही होना है तो इसको इस तरह से कर दिया गया। अब उसमें क्या हुआ है, किसी ने, जब इसमें पहले कहा गया था कि विकल्प एक ही होगा, तो इसमें दो विकल्प, अब बी और सी जिन्होंने किए हैं बस वो सही है, जिन्होंने डी किया है कि उपयुक्त सभी, वो गलत किया हुआ है। तो काफी कुछ अनियमितताएं इस प्रश्न के माध्यम से भी दिखती हैं, जो कि अगर स्रोत की बात करें तो ये एनसीईआरटी की स्रोत है जहां से ये लिया गया है। अगर इस तरह से दो क्वेश्चंस में मानूं तो 3 नंबर का फर्क पड़ जाता है, 2.5 से 3 नंबर का फर्क पड़ जाता है, जो अपने आप में किसी भी एक रैंकिंग को ऊपर नीचे करने के लिए बहुत है। इसके अलावा और भी प्रश्न हैं जिन पर मैं आ रहा हूं, पर मैं ये आयोग से पूछना चाहता हूं कि अगर आप किसी व्यक्ति को अपना एक्सपर्ट बताते हैं तो वह एक्सपर्ट अपने आप में कितना काबिल होता है। काश ये शीट अगर हमारे पास पहले होती, कल हम ये बडोनी जी से जरूर बात कर रहे होते। बडोनी जी से हमने एक और सूची मांगी है जिसमें हमने उनको टॉप 10 बच्चों का फोन नंबर मांगने की बात की है। कई बच्चे मुझे कल बोल रहे थे कि आपका एक बच्चा ऐसा भी था जिसने कि पैसे दिए और उसका पेपर नहीं हुआ। जी हाँ, लेकिन वो बच्चा मिल नहीं रहा है। आपको मैं बता दूं, वो बच्चा मिल नहीं रहा, और मिलता होता तो सबसे पहले आप तक उसकी सूचना करते। और ये चीज जरूर है, अभी लोकार्पण इस मामले के बहुत अंदर तह तक जा चुका है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी हम आप लोगों के समक्ष नहीं रख सकते जब तक कि उस पर स्पष्टीकरण नहीं होता। कुछ ऐसे लोग चुने गए हैं या ऐसे कुछ लोग हमारी नजरों में आए हैं जो इस तरह से कृत्य करते आ रहे हैं पास्ट हिस्ट्री से, और उनके बारे में थोड़ा और खंगालने के बाद वो आपके सामने भी लाएंगे और आयोग के सामने भी। हम चाहते हैं जिन बच्चों ने अपना पेपर मेहनत से निकाला है उन्हें कोई फर्क ना पड़े और वो अच्छे से अपनी नौकरी पर आगे जाएं। लेकिन जो बच्चे इन लोगों की वजह से चयनित होकर आगे आए हैं, उनको जो फर्क पड़ा है उस पर हमारी दिक्कत है। कल हमने दिखाया था एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वो फर्स्ट ईयर के बच्चे थे, फर्स्ट 1-2 महीने उन्होंने तैयारी की थी। लेकिन हम सोच रहे हैं आज और कल में एक अच्छे ऐसे इंस्टीट्यूट में भी जाएंगे जहां पर बच्चे काफी वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। वहां माहौल समझ में आ जाएगा कि यूके SSSC अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो वो कितना परिपक्व होता है। एक और प्रश्न देखिएगा। एक प्रश्न आया था कि भ्रष्टाचार के आरोप से बरी होने के बावजूद, ये एक ऐसा प्रश्न था जो गलत था। उसका कारण मैं बताता हूं, जो ये भाई ने मुझे समझाया है कि भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी होने के बावजूद भी बंगाल का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने आत्महत्या कर ली थी। तो पहली बात है, बंगाल का कोई ऐसा गवर्नर जनरल था ही नहीं जिसने सुसाइड किया था। यानी कि यह प्रश्न गलत था। यह प्रश्न गलत था क्योंकि कोई भी ऐसा गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल कोई था ही नहीं। जो हां, एक सुसाइड जो हुआ था वो एक गवर्नर ने किया था, और ये प्रश्न गलत कैसे है इसके भी साक्ष्य हमारे पास हैं। क्योंकि जो 1773 का रेगुलेटरी एक्ट जो हुआ था, 1773 में जो रेगुलेटरी एक्ट हुआ था, उसके बाद गवर्नर को गवर्नर जनरल बोला गया था, उससे पहले नहीं बोला गया था। और जो मरे थे, जिन्होंने ये सुसाइड किया, बंगाल के गवर्नर क्लाइव थे जिन्होंने सुसाइड किया था,
और वो 1756 से 67 तक गवर्नर रहे, यानी कि वो जनरल गवर्नर नहीं थे। तो ये प्रश्न गलत था। अगर ये प्रश्न गलत था तो इसे डिलीट कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन इसका जो क्लाइव आंसर था वो टिक करके उसको सही साबित कर दिया गया। और ये बुक भी आप देखिएगा, ये एनसीईआरटी पैटर्न पर बुक है जिसमें ये लिखा गया है। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूं और मैं हैट्स ऑफ करता हूं आप सभी लोगों को जो यूके ट्रिपल एससी या यूके पीएससी या अलग दो तरीकों की जो परीक्षाओं के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आप लोग वाकई बौद्धिक क्षमता में बहुत अच्छे हैं। और यकीन मानिएगा, आज चाहे कोई भी व्यक्ति आपसे कितनी भी फाइट कर ले, बुराई कितना भी अपना मुंह परचम उतारे, आप लोग हिल नहीं सकते, आप लोग झुक नहीं सकते, क्योंकि आपके पास वो ज्ञान का संग्रह है। जिस बच्चे ने ये सब तैयार किया है, ये देखिएगा उसने कितनी मेहनत की होगी। और इस बच्चे का दर्द ये है कि आज 1 नंबर से रह गया, केवल 1 नंबर से। घर पर कोई कमाने वाला नहीं है, 2 छोटी बहनें हैं जिनकी शादियां भी इसके जिम्मे हैं, और पापा भी बस कुछ नहीं करते। और इस बच्चे की अब बस एक ही दुआ थी कि हाँ ये पेपर निकल जाता, क्योंकि जब उसने पहले आंसर की मिलाई थी तब ये निकला हुआ था। लेकिन जो ही ये सारी चीजें हुई, एक नॉर्मलाइजेशन के नाम पर जो बच्चों को इधर से उधर बरगलाया गया, जो हमने कल पूछा भी था, उन्होंने कहा नहीं नॉर्मलाइजेशन बहुत जरूरी है, और बहुत इधर उधर मोड़ के बडोनी जी ने साफ कहा कि नॉर्मलाइजेशन करना ही करना है। लेकिन हम ये चीजें जरूर आयोग के सामने रखेंगे कि अगर ये इस तरह से अनियमितताएं हुई है, यानी कि सबसे पहले जो व्यक्ति आपके एक्सपर्ट हैं उनमें खामी है, उनमें जरूर खामी है। और अगर उनमें खामी है तो हम उनसे प्रश्नोत्तर करने के लिए तैयार हैं, हम उनका साक्षात्कार करने के लिए तैयार हैं कि भाई आप एक्सपर्ट किसने बनाए, कौन आपको इस तरह से वो देता है कि आपको पता नहीं चल रहा है कौन प्रश्न सही है या कौन प्रश्न गलत है। और ये प्रश्नों की हेराफेरी हुई है, बात की बातें अलग है कि क्या बाहर धांधलेबाजी हुई है या क्या कुछ हुआ है, पर ये प्रश्नों के उत्तर जिस हिसाब से किए गए, और मुझे लगता है ये प्रश्नों के जो बात कर रहा हूं मैं, ये कोई बच्चा नहीं कर रहा होगा इसको, मतलब ये कोई बच्चा इसका अगेंस्ट विरोध नहीं करेगा। चाहे वो जो निकला हुआ अभी है ना, वो भी विरोध नहीं करेगा, वो भी समझता होगा कि हाँ यार ये प्रश्न तो सही में गलत हुआ है। तो हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, जो गलत हुआ है उसको ठीक किया जाए। बात की बात है कि उनको सजा मिले या किस तरह से उनको डिफेंड किया जाए, वो अलग सिचुएशन है। ये तीसरा क्वेश्चन था, यानी कि ये तीसरा क्वेश्चन था जिसमें कि काफी हद तक समीकरणें बदल जाएंगी। आप जानते हो कि एक एक नंबर कैसे ऊपर नीचे पायदान, क्योंकि एक पायदान पे करीबन 400-500 बच्चे बैठे हुए होते हैं या 4-5 हजार बच्चे बैठा हुआ था एक नंबर पर, तो उन सब का समीकरण किस तरह से बदला होगा, इन 2-3 क्वेश्चन से वो आप समझ सकते हैं। एक और प्रश्न है कि उद्गम के आधार पर शब्द समूह को कितने भागों में बांटा गया है। इसका आंसर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये देखिएगा, मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटी में इसका आंसर साफ साफ दिया हुआ है। स्रोत या इतिहास के आधार पर इनको 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि साफ साफ उसके ऑप्शंस भी दे रखे हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, आगत और संकर, यानी कि 5 चीजों को दिया हुआ है। और ये एनसीईआरटी में है। और क्या हुआ, आयोग ने इस प्रश्न को गलत कर दिया, डिलीट कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। जो प्रश्न बच्चों ने सही किए हुए हैं, जो बिल्कुल सही एक चीज थी, एनसीईआरटी ही तो फॉलो करने, कल हमने बात की थी ना, उन्होंने बोला हाँ एनसीईआरटी फॉलो करो, या फिर कुछ ऐसे लेखक जो प्रतिष्ठित हो उनकी किताबें फॉलो करो। पर ये तो एनसीईआरटी में साफ साफ दिखा हुआ है कि उद्गम के आधार पर शब्द समूह को। अब ये चौथा प्रश्न है दोस्तों, अगर ये 4 प्रश्नों में इस तरह से अनियमितताएं हुई तो सोचो इसमें ग्राफ कहां गया होगा। एक भाई हमें बोल रहे हैं कि आप दोनों पक्षों पर ध्यान दें। मनोज फरसवान भाई, मैं आपसे ही बात करता हूं। चलिए मनोज जी, मुझे लगता है शायद आपका पेपर अगर निकला है, मैं दोनों पक्षों की बात कर रहा हूं, आप समझने की इस तरह से कोशिश कीजिए इसको। आपका निकल गया आज, अच्छी बात है, हमें खुशी है उस बात की, और बहुत अच्छी आपकी मेहनत रंग भी लाई है। लेकिन मेरे भाई, वो बच्चा जो आपके साथ ही बैठा है समकक्ष, और उसने भी उतनी ही मेहनत की है, लेकिन इन चंद अनियमितताओं की वजह से आज वो वंचित रह गया, और उसकी जगह पर वो लोग पहुंच गए जिन्हें होना नहीं चाहिए था। सो वी आर द वन हु नीड्स टू फाइंड आउट द ब्लैक शीप, हु इज द ब्लैक शीप अमंग अस, सो दैट वी कैन फाइंड इट आउट एंड वी कैन थ्रो देम आउट फ्रॉम दिस सिस्टम जो आने वाला है। अगर ये लोग इसी तरह से कल कहीं और हमारे वीडियो बनते हैं या कहीं पर किसी और अधिकारी के रूप में आते हैं, तो यानी कि ये करप्शन से तो नौकरी में आए हैं, तो ये आगे भी करप्शन करेंगे। तो उनको क्या हमारा फर्ज नहीं है आज
कि हम उनको, मैं आप लोगों की बात समझ रहा हूं, जो जिन्होंने निकाल दिया पेपर, जिनका निकल गया मेहनत से, उन्होंने बहुत अच्छा किया मेरे भाई। और जो ये बंदा है, जो ये बच्चे हैं जिन्होंने इतनी अधिक इसमें मेहनत कर दी खंगालने में कि कौन सा स्रोत कहां है, कौन सी चीजें कहां हैं, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी सोचो। तो हम दोनों तरफ से बात कर रहे हैं, हम आपके उस हिसाब से नहीं बात कर रहे, लेकिन ये गलत है और इस बात की आवाज हम जरूर उठाएंगे। और अगली बार जब मैं बडोनी जी से मिलता हूं तो ये चीज मेरे हाथ में होगी। एक बड़ा देखिएगा प्रश्न एक और है यहां पर, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यह भी प्रश्न आप सब लोगों ने देखा होगा कि इन निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जबकि आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया गया है जो कि सही है, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। ये यूपी में भी पूछा गया था प्रश्न। यूपी में जब ये प्रश्न पूछा गया था तो जो ऑप्शन दिया गया था उसको सही मान लिया गया था। यानी कि उत्तराखंड का जो पीसीसी है, ये एसएससी है, और जो यूपी का है, वो भी दोनों डिफरेंट है। जब एक ही प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया था, वहां पर उसका ऑप्शन सही था, यूके ट्रिपल एससी में आते आते उसका ऑप्शन चेंज हो गया। अरे भाई, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि कोई ना कोई तो व्यक्ति है जो किसी एक पर्टिकुलर वर्ग को यहां पर फायदा पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीके से चीज कर रहा है। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, ये ऐसा मनगढ़ंत में कोई सा भी नहीं बात कर रहा हूं। ये सारी जो चीजें हैं ये किताबों में लिखी हुई हैं, और ये किताबें वो हैं जो आपने बोला है बच्चों को कि एनसीईआरटी पढ़ो या किसी प्रतिष्ठित लेखक की किताबें पढ़ो, जिसके हिसाब से ये चीजें हो रही हैं। आयोग यहां पर मुझे तो बहुत गलत लग रहा है। अब आपको लग रहा है, क्या लग रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, पर अगर आप सब लोगों को ये समझ में आती हैं चीजें कि ये कितना गलत हुआ है, तो ये गलत हुआ है। कल हमने प्रधान जी का इंटरव्यू लिया, प्रधान जी के कई लोगों ने मीम भी बना दिए बेचारे। देखिए, हो सकता है प्रधान जी ने छोड़ दी होगी परीक्षा, लेकिन मेहनत कर रहे होंगे, कुछ नोट्स भी दिए उन्होंने, नोट्स उन्होंने लेके पढ़ाई करी। देखिए, होता क्या है, सबसे पहले वो कॉन्फिडेंस देखिए कि एक व्यक्ति कैमरे के सामने आकर अपने लिए बात करे। और पहली बार अगर वो माइक पर बात कर रहे थे या हमसे बात कर रहे थे, जबकि हमने उन्हें बहुत टेढ़े क्वेश्चन नहीं करे, लेकिन एक हिम्मत थी उनकी। यानी कि मैं पहली बात ये कहूंगा कि अगर वो हिम्मत से आगे आए हैं, जबकि इतना बड़ा प्रकरण चल रहा है, तो यहां पर गलती की गुंजाइशें बहुत कम हैं। आपने बहुत 1-2 मीम बना दिए हैं उनके, सब जगह वायरल हो रहे हैं वो। देखिए, कोई व्यक्ति अगर आपके सामने आता है, कोई मक्कार या झूठा आदमी आगे नहीं आएगा। आज जो बच्चों ने क्लियर किया हुआ भी है, जो मुझे फोन कर रहे हैं सर कि ये गलत हो रहा है, तो वो भी सच्चे हैं, क्योंकि उन्हें हिम्मत है कि हाँ, हमने पेपर निकाला है, अपने दम पर निकाला है। वो बच्चा भी सच्चा होगा, चाहे वो प्रधान जी की मैं बात करूं। देखो, मुझे नहीं पता वो कितनी उसमें, लेकिन जो मुझे पर्सनली, मैं अगर अपनी बात करूं, जो मेरे दिल में चीज है उसको मैं लेकर चलूं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें बड़ी स्पष्ट सी दिखती हैं कि प्रधान जी अगर सामने कैमरे को फोकस करने के लिए आ सकते हैं तो उनमें कोई बात तो जरूर होगी। आप लोग भी सोचिएगा इस बारे में। देखिए, हो सकता है अल्मोड़ा का उन्होंने जो स्थापना दिवस बनाया वो थोड़ा इधर उधर किया हुआ है उसमें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी। तो ये सारी चीजें हमें भी ध्यान देनी होंगी। और ये देखिएगा, पता है किस तरह से फोन आते हैं हमें। एक फोन आप सब लोगों के सामने लेता हूं। हेलो जी, नमस्कार। सर नमस्कार सर, आप लोग जी, सर मैं अभी लाइव चल रहा हूं इसी एक प्रोग्राम के बारे में, उसके बाद बात करें जी। या फिर आप अगर अपना प्रश्न अभी रखना चाहते हैं तो पूरे लोग भी सुन रहे हैं आपको। जी, आप ये देखिएगा, एक ये सेलेक्टेड है हमारे साथ जो अभी हम पर फोन पर बात कर रहे हैं। आपका नाम क्या है भाई? दीपक सर। थोड़ा जोर से बोलिएगा। दीपक जी। दीपक, क्या इशू है? सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे थर्ड शिफ्ट है उसमें कुछ मतलब ऐसे हाँ, जो थर्ड शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिलीट नहीं होने चाहिए। ये देखिएगा, दीपक भी वही बात कर रहे हैं जो हम अभी बात कर रहे थे कि थर्ड शिफ्ट में वो प्रश्न डिलीट नहीं होने चाहिए थे जो सही थे, और इन्होंने निकाला हुआ पेपर। भाई, आपकी क्या रैंक है? हाँ जी, जनरल में 700, पर ये क्लियर कर रखा है इन्होंने। तो यानी कि दर्द इनको भी है,
और दर्द इसलिए भी है, अगर शायद वो जो प्रश्न है वो अगर थोड़ा ठीक होते तो इनकी रैंक थोड़ा ऊपर आ जाती। क्यों भाई? नहीं, हम भी उसी बात में चले दीपक जी, हम आपसे जुड़ेंगे। आपका थोड़ा प्रश्न ले लीजिए। तो ये समय भी हमारे पास थोड़ा कम है अभी के लिए, लेकिन जो ये अनियमितताएं हैं, जो ये 4-5 प्रश्न का है, इसमें एक गंगा नदी का भी प्रश्न है कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली कौन सी है? इसमें यमुना प्रवाह प्रणाली, गंगा प्रवाह प्रणाली, रामगंगा। इसका आंसर आयोग द्वारा ऑप्शन बी माना गया है, जबकि प्रश्न के अनुसार इसका आंसर डी होगा। क्योंकि जो उत्तराखंड की बात करते हैं, इन्होंने बड़ी एक तथ्य की यहां पर बात की है कि सर समझने वाली बात यह होगी कि गंगा नदी उत्तराखंड में देवप्रयाग से मानी जाती है, जब अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। बिल्कुल सही बात है, तो गंगा वहीं से बनती है। गंगा नदी की लंबाई 96 किलोमीटर है उत्तराखंड में। कितनी बड़ी, देखिए कितना ये सब परिश्रम होता है। एक यूके SSC के जो व्यक्ति होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो जो मेहनत करते हैं, इतनी गहराई तक जाते हैं। वो कितनी बड़ी बात उन्होंने सोची है कि ये जो आंसर उन्होंने दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो इन्होंने अगर ऑप्शन इन्होंने गंगा का माना है कि गंगा प्रवाह प्रणाली सबसे बड़ी है, तो गंगा केवल 98 किलोमीटर्स है उत्तराखंड में। ये एक बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को बहुत मेहनत आप करते हैं और बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अभी मनोज फरसवान जी कहते हैं कि ये तो गौमुख से क्यों निकली है गंगा। बिल्कुल सही बात है। ये देखिए, ये तथ्य जरूर है। मनोज फरसवान जी का आंसर मैं चाहूंगा ये भाई जरूर दें। अरुण सिंह, आप देखिएगा, जैसे ये बोल रहे हैं, आपने ये लिखा है कि देवप्रयाग से निकलती है, ये बोल रहे हैं कि गौमुख से क्यों माना जाता है। तो कुछ इसी तरह के तथ्य, और ये सब तभी तय हो सकते हैं जब दो आप जैसे विद्वान जो सब्जेक्ट के ज्ञाता हैं एक दूसरे के सामने बैठें और कुछ बात करें। पर ये प्रश्न फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये हम आयोग के सामने लेकर जाऊंगा मैं इनको। ये आपके सामने लाना इसलिए जरूरी था अभी, क्योंकि आपको पता लगते रहना चाहिए कि अभी लोकार्पण क्या कुछ कर रहा है। और ये केवल इसलिए भी है जरूरी क्योंकि आप सब लोगों की पीड़ा हम समझ रहे हैं। जो बच्चे नहीं निकले हैं, जो बच्चे कम नंबरों से रुक गए हैं, उन सब का कारण है ये क्वेश्चंस डिलीट होना। और जो बच्चे निकल गए हैं, आप सब लोगों को बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं भी। और यकीन मानिएगा दोस्तों, अगर ये चीजें होती हैं तो आपके नंबर बढ़ेंगे ही, कम नहीं होंगे। हो सकता है आपकी पोजीशन भी और अच्छी हो जाए। तो हम सब के लिए बस हमें वो ब्लैक शीप्स निकालनी है, जो काले भेड़ है हमारे बीच में, उनको निकालकर यहां से आगे भेजना है, ताकि वो सब लोग जो अड़िंगा आप सब लोगों की कामयाबी पर आज बैठे हुए हैं, वो सब ना हो। तो जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर कुछ और तथ्यों के साथ। इसी तरह से हम आप मिलते रहेंगे और कुछ एक दो बड़े खुलासे भी हमें इसमें पता चले। जब तक वो सबूत हमारे पास सभी नहीं आ जाते, हम इस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। और कोशिश ये भी करेंगे कि ये पेपर ना कैंसिल हो, केवल दोषियों को सजा मिले। जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।